अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने द डाइंग सन जो कि बुक 1 का चैप्टर 1 है उसका जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ स्टडी किया था और उसको एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स को स्टडी करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं इस वक्त। मैं पहले रीकैप करूँगा फर्स्ट पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब किया सर जेम्स जीन्स ने। फर्स्ट पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टार्स। सितारों के तकरीबन 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। पहली कैटेगरी वो है जो कि साइज़ के लिहाज से ज़मीन के तकरीबन बराबर है। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि जिसामत के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से इतना बड़ा स्टार उस कैटेगरी में आता है कि जिसमें लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। तीसरी कैटेगरी में वो स्टार्स आते हैं कि जिनमें करोड़ों ज़मीनें समा सकती हैं और फिर भी उनमें जगह ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद वो सितारों की तादाद के बारे में बात करते हुए कहता है कि दुनिया में जितने भी साहिल हैं उन साहिलों की रेत के ज़र्रात के बराबर सितारों की तादाद इस कायनात में पाई जाती है। इट्स अनइमेजिनेबल, इनक्रेडिबल, नाकाबिल तसव्वुर है, हमारे तख़य्युल से बाहर है ये तादाद। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम देखेंगे कि अब वो क्या बयान करता है हमारे सामने। These millions of stars are wandering about in space। ये लाखों सितारे खला में wandering about in space। wander का लफ्ज़ी मतलब होता है आवारा फिरना, और इसमें सिनोनिम्स के लिहाज से देखें तो ये आपके सामने मौजूद है। ये सिनोनिम्स मैंने जो कंपाइल किए हैं ऑक्सफोर्ड थिसारस ऑफ इंग्लिश में से कंपाइल किए हैं। सिनोनिम्स के लिहाज से ये बात जहन में रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है आपके पेपर में उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बहुत मैटर करता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, वर्ब। आपका जो गिवन ऑप्शन है उनमें से भी आपने को वर्ब ही तलाश करना है। दूसरी बात ये है कि जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो कई सेंसेस में यूज़ होते हैं। किस सेंस में उस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया जो कि आपके पेपर में दिया गया और अंडरलाइन किया गया वर्ड, ये बहुत मैटर करता है। तो मैंने कोशिश की है कि ऑक्सफोर्ड थिसारस ऑफ इंग्लिश में से एग्जैक्ट प्रिसाइजली वही सेंस सेलेक्ट करके आपके सामने लाया जाए जो कि एग्जैक्टली उस कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है, उस कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है। तो आप देख रहे हैं वॉन्डर की जो सिनोनिम्स हैं वो यहाँ पे स्टॉल, एम्बल, सॉन्टर, वॉक और बाकी सारे डेफिनेटली जो हमारे पास वक्त है वो बहुत कम है, आपके सामने मौजूद हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। तो वापस हम लेसन की तरफ आते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे थे कि वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस। अब ये बात भी ध्यान में रखें कि वॉन्डरिंग आईएनजी फॉर्म में है तो हमारा जो सिनोनिम है वो प्रेफरेबली विल हैव एन आईएनजी फॉर्म। स्ट्रॉलिंग, एम्बलिंग, सॉन्टरिंग, वॉकिंग, यूं करके आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, मैंने कहा इसका लफ्ज़ी तर्जुमा बनता है आवारा फिर रहे हैं, लेकिन आवारा नहीं फिर रहे। इसका मतलब ये है कि वो खला में गर्दिश कर रहे हैं और उनका कोई एग्जैक्ट एक पाथ नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो किसके गिर्द गर्दिश करते हैं। गैलेक्सी में स्टार्स अपने एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द गर्दिश करते हैं और उनका कोई एक एग्जैक्ट पाथ नहीं होता। ग्रेविटी उनको जिस तरफ ले जाती है उसी तरफ हो जाते हैं। एवरीथिंग इज़ इन मोशन इन दिस यूनिवर्स, इवन गैलेक्सीज आर इन मोशन। जो गैलेक्सी है वो कोई साकिन चीज़ नहीं है। यूनिवर्स में कोई चीज़ जो है वो स्टेशनरी नहीं है, साकिन नहीं है, हर चीज़ मूव कर रही है। तो उस मूवमेंट के लिहाज से इनकी मूवमेंट भी बदलती रहती है। इसलिए वो कह रहा है कि वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस। और मिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर। इसमें मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि जो कायनात है हमारी, इसको हम यूनिवर्स इंग्लिश में बोलते हैं, उस कायनात में कई फिलामेंट्स हैं। फिलामेंट्स क्या हैं? सुपर क्लस्टर्स हैं। सुपर क्लस्टर्स से मिलकर फिलामेंट्स बनते हैं। सुपर क्लस्टर्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? क्लस्टर्स से। क्लस्टर्स कैसे बनते हैं? जब कई गैलेक्सीज इकट्ठी होती हैं। और गैलेक्सीज कैसे बनती हैं? जब कई स्टार्स इकट्ठे होते हैं।
या सिस्टम्स, जिस तरह का सोलर सिस्टम हमारा है, इस तरह कई और स्टार के सिस्टम्स भी हो सकते हैं। मज़ीद आसान करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सितारे मिलकर गैलेक्सीज़ बनाते हैं, गैलेक्सीज़ मिलकर क्लस्टर्स बनाते हैं, क्लस्टर्स मिलकर सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं, और सुपर क्लस्टर्स मिलकर फिलामेंट्स बनाते हैं, और कायनात में अनगिनत फिलामेंट्स मौजूद हैं। कायनात की वसअत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि रात को आसमान पर जितने भी सितारे हमें नज़र आते हैं वो अनगिनत हैं, लेकिन वो सिर्फ एक गैलेक्सी के हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। एक गैलेक्सी के सितारे हमें नज़र आते हैं रात को आसमान पे। इस तरह की अनगिनत गैलेक्सीज़ मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं, और जिस क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी मौजूद है उसका नाम है लोकल ग्रुप। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। गैलेक्सी हमारी जो है उसका नाम है मिल्की वे, जबकि मिल्की वे जिस क्लस्टर में मौजूद है उसका नाम है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़, ये जस्ट लोकल ग्रुप भी कह दिया जाता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कायनात कितनी वसी है। क्लस्टर्स फिर मिलकर सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं, सुपर क्लस्टर्स जो हैं वो मिलकर फिलामेंट्स बनाते हैं, और हमारे कायनात के अंदर कई फिलामेंट्स मौजूद हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सितारों की तादाद जो है वो नाकाबिल तसव्वुर है। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, चंद ऐसे सितारे, ये इन ग्रुप्स, ये गैलेक्सीज़ नहीं हैं, ये जो ग्रुप्स हैं ये गैलेक्सीज़ नहीं हैं। जबकि रात को आप आसमान पे देखें तो उसमें कुछ आपको सितारे ऐसे हैं जो कि ग्रुप्स में नज़र आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मार्क ईज़िली आपको नज़र आ जाएगा, आइडेंटिफाइबल होता है। आप आसमान पे देखें तो वो हमेशा सितारे जो क्वेश्चन मार्क के अंदर आते हैं वो उसी हालत में, उसी शक्ल में ही गर्दिश करते हैं, इकट्ठे मूव करते हैं, वो कभी अलग अलग नहीं होते। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स विच जर्नी इन कंपनी, जो कि साथ साथ, कंपनी का लफ्ज़ी मतलब होता है साथ या सोबत, जो कि साथ मिलकर सफ़र करते हैं। कंपनी का सिनोनिम हमारे पास हो सकता है ग्रुप, क्राउड, बॉडी, पार्टी, बैंड, कलेक्शन, असेंबली, असेंबलेज, क्लस्टर, फ्लॉक एंड सो ऑन। आप सामने देख सकते हैं। और ये कंपनी नाउन है, इसका सिनोनिम भी नाउन ही होना चाहिए। तो कुछ सितारे ऐसे हैं जो कि मिलकर सफ़र करते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि अकेले सफ़र करते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस, इमेंस का सिनोनिम हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ह्यूज, जाइगेंटिक, एनॉर्मस, ये इसके मेजर सिनोनिम्स मैंने आपको बताए थे। और वो सितारे सफ़र करते हैं इतनी वसी कायनात में दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट, कि ये बहुत नायाब वाक़या होगा इंडीड, यकीनन, फॉर वन स्टार के एक सितारा टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, दूसरे सितारे के करीब भी कहीं आ जाए, टकराना तो दूर की बात, कहीं करीब भी आ जाए। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं वो देखें। इमेंस, मैं इसको रिपीट पहले कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मज़ीद इसको देख लें आप कि ह्यूज, वास्ट, मैसिव, इनॉर्मस, जाइगेंटिक, और ये एडजेक्टिव है, इसके सिनोनिम्स भी एडजेक्टिव ही होने चाहिए। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं आपके पास ये मौजूद जो है। इट्स वेरी वेरी रेयर इवेंट, तो रेयर जो है ना होने के बराबर, इसके कई सेंसेस हैं। यहाँ पे जो सेंसेस का है वो यही है जो कि बहुत कम पाया जाए, अनयूजुअल हो, अनकॉमन हो, अनफेमिलियर हो, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो, एटिपिकल एंड सिंगुलर रिमार्केबल इंसिडेंट। उसके बाद वेरी वेरी रेयर इवेंट इंडीड हमारे लेसन में आया, तो इंडीड जो है ये एडवर्ब है, यकीनन, यस, सर्टनली, एश्योर्डली, एम्फेटिकली, एब्सोल्युटली, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। कमिंग बैक टू द लेसन, फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस, ज़्यादातर सितारा अपना सफ़र जो है वो तन्हाई में करता है, मुकम्मल तन्हाई में। वॉयज जो है वो हम सफ़र को बोलते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सिनोनिम जो है वो मौजूद हैं। वॉयज एक नाउन है, सफ़र मैंने कहा उर्दू में जर्नी, ट्रिप, एक्सपीडिशन, एक्सकर्जन, टूर, हाइक, ट्रैक। लोनलीनेस भी नाउन है, और इसमें डेरिवेशनल आपके पास सफिक्स मौजूद है, नेस। नेस जहाँ पर भी आएगा वो आप समझ लें कि ये नाउन होगा। लोनलीनेस के कई सेंसेस हैं। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है जो कि मोस्ट रेलेवेंट है इस सिचुएशन के अंदर, इस कंटेक्स्ट के अंदर। आइसोलेशन, रिमोटनेस, इनएक्सेसिबिलिटी, सक्लूजन, सक्लूडेडनेस, डिजर्टेडनेस, ये मोस्ट रेलेवेंट है यहाँ पे। बाकी जो इसके सेंसेस हैं वो रेलेवेंट नहीं है इस कंटेक्स्ट के अंदर। कमिंग बैक टू द लेसन नाउ अगेन,
लोनलीनेस तक हम पढ़ चुके थे। लाइक अ शिप इन एन एम्प्टी ओशन, ये मिसाल ऐसे है जिस तरह के एक समंदर में, अब तरह अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, पूरे समंदर में एक बहरी जहाज़ छोड़ दें आप, तो जब दूसरा कोई जहाज़ होगा ही नहीं तो टकराने के चांसेस नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, क्या बल्कि ज़ीरो। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, एक ऐसा अगर आप कोई मॉडल बनाएं जिसमें सितारे जो हैं उनको शिप्स रिप्रेजेंट कर रहे हों, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, तो एक बहरी जहाज़ दूसरे से कम 10 लाख मील दूर होगा। मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख मील दूर होगा। फ्रॉम दिस, इस मिसाल से, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये बात समझना बहुत आसान है, वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार एनीवेयर नियर इट, कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब शाज़ो नादिर ही कहीं आता है। सेल्डम, देखते हैं अगर सेल्डम का कोई हमारे पास सिनोनिम मौजूद है। सेल्डम आपके सामने लिखा है, एडवर्ब है, शाज़ो नादिर के टाइम को बताता है हमारे सामने, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको हम कहते हैं। रेयरली, इनफ्रीक्वेंटली, ऑन रेयर ओकेजन, हार्डली एवर, स्केर्सली एवर, हार्डली, स्केर्सली, ऑलमोस्ट नेवर एंड सो ऑन आपके सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट पैराग्राफ में, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि जेम्स जीन्स ने एक थियरी पेश की थी कि हमारा निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम कैसे वजूद में आया होगा, उसकी वजाहत जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलती है। वी बिलीव हाउएवर, हाउएवर ये एक कंट्रास्टिंग वर्ड है। कंट्रास्ट किस चीज़ से, तजाद, किस चीज़ से ऑपोजिट है ये, क्योंकि अभी उसने बात की है कि एक सितारा दूसरे सितारे से कम 10 लाख मील दूर, कम अज़ कम, लेकिन इसके बावजूद ताहम फिर भी ऐसा हुआ दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। अब इसमें देखें 2000 मिलियन का मतलब आसान अल्फाज में है 2 अरब साल पहले, और ये बात गलत है, मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। हम सिर्फ इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं। अब जो नोन नोशन है हमारे पास, जो सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज्ड तसव्वुर है कायनात की, हमारे सोलर सिस्टम की एज के बारे में, वो है ये 4.5 अरब साल पुराना सिस्टम है सोलर सिस्टम। और जिस तरीके से अब ये बताने जा रहा है वैसे नहीं बना सोलर सिस्टम, इसके बारे में भी एक डिफरेंट थियरी हमारे सामने है, वो मैं आपको इस पैराग्राफ के एंड पे बताऊंगा। वो कहता है कि 2 अरब साल पहले एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आया, और ये एक बहुत रेयर इवेंट था। 2000 मिलियन ईयर्स अगो दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, अकर्ड, हैपेंड, हम ये कह सकते हैं। ये ना होने के बराबर जो वाक़या पेश आता है, ये पेश आया 2 अरब साल पहले इस राइटर के मुताबिक। एंड दैट अनदर स्टार वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, ब्लाइंडली का मतलब अंधाधुंध तरीके से, विदाउट प्लानिंग हम ये कह, लेकिन स्टार्स ने क्या प्लानिंग करनी है, मतलब इसका ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पेचुअसली हम कह सकते हैं थ्रू स्पेस खला से हरकत करता हुआ हैपन टू कम नियर द सन, सूरज के करीब आया। ये ग्राफिकली मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें मैं आपको पहले समझाता हूँ अपने अल्फाज में, उसके बाद हम वापस पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। वो ये कहता है कि 2 अरब साल पहले सूरज, जो कि हमारा सितारा है, इसका कोई प्लैनेट नहीं था और इसके करीब कभी कोई सितारा आया भी नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि 2 अरब साल पहले एक और सितारा इसके करीब आया जिसका नाम नहीं बताता, वो अदर स्टार, बस उसको हम कह देंगे। पूरे पैराग्राफ में यही टर्म उसके लिए इस्तेमाल की गई है, दूसरा सितारा। मैंने ये ज़रा बड़ा बनाया है, सन छोटा है, और जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसमें इतना ज़्यादा मैस होगा, जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटी भी होगी। अब हुआ ये कि जब दूसरा सितारा, ये जो मैंने येलोइश सा यहाँ पर पाथ बनाया, ट्रेजेक्ट्री बनाई है, इस स्टार ने इस पाथ पे जाना था लेकिन डाइवर्जन हुई, और ये रेयर इवेंट था चूँकि, इसलिए डाइवर्ट किया कर गया अपने पाथ से और दूसरे तारे सन के इतना करीब आ गया जितना उसे आना नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे यहाँ से इसने डाइवर्ट किया, ये क्रिटिकल डिस्टेंस पे पहुँच गया सन से, और जब क्रिटिकल डिस्टेंस पे पहुँचा तो हुआ क्या कि सन की जो सरफेस है
उसमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं उसमें उभार आने शुरू हो गए, क्योंकि सन जो है वो कैसे बना हुआ है, गैसेस से मिलकर बना हुआ है, मोस्टली हाइड्रोजन। जैसे जैसे सितारा करीब आता चला गया, अदर स्टार जो है जैसे जैसे ज़्यादा करीब आता चला गया, उसी तरह सन की सरफेस पे वो जो उभार था दूसरे स्टार की ग्रेविटी की वजह से वो ग्रेजुअली बढ़ता चला गया। दूसरे स्टार की ग्रेविटी की वजह से सन की सरफेस पे गैसेस का एक बहुत बड़ा माउंटेन सा बन गया, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये नियरेस्ट है दूसरे स्टार का, ये ज़्यादा करीब नहीं आया यहाँ, इससे ज़्यादा इसके आगे फिर मज़ीद फिर दूर हटना शुरू हो गया दूसरा स्टार। लेकिन इस स्टार पे, इस पॉइंट पे दूसरे स्टार की ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था इस हिस्से पे, उभरे हुए माउंटेन पे, कि ये टुकड़ा कट के अलहदा हो गया सन से। और दूसरे स्टार की अब जो पोजीशन यहाँ मैंने बताई, स्टार इस वक्त यहाँ पे है, तो यहाँ जब इससे दूर हटना शुरू हुआ तो ये हिस्सा कट कर उसके पीछे दौड़ा, उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ। लेकिन इतनी देर में कट कर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की देर में वो स्टार अगेन बहुत दूर जा चुका था, और वो जो माउंटेन यहाँ से कटा था वो टुकड़े टुकड़े हो गया, और टुकड़े सूरज के गिर्द मूव करना शुरू हो गए। वो टुकड़े कुछ छोटे कुछ बड़े थे, वो आज प्लैनेट्स कहलाते हैं। ये नज़रिया जेम्स जीन्स ने इस पैराग्राफ में पेश किया है जो कि हमारे सामने यहाँ मौजूद है। तो अब इसको पढ़ेंगे तो ज़रा आसानी रहेगी समझने में। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, ये हमें बात मालूम है कि मद्दुजज़र इसको बोलते हैं। सूरज और चाँद की कशिश की वजह से हमारे समंदरों में जो लहरों का उभार पैदा होता है, हमें ये मालूम है कि जो 14th नाइट होती है, जब बदर होता है, चाँद 14वीं रात होती है, तो उस वक्त ये मद्दुजज़र, ये उभार लहरों का जो है ये ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कशिश की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून causes that ebb and flow the tides of the ocean. Just as the sun and moon raise tides on the earth, so this second star must have raised tides on the surface of the sun. जिस तरह के चाँद और सूरज की कशिश ज़मीन में समंदरों में उभार पैदा करती है, बिल्कुल इसी तरह दूसरे स्टार की ग्रेविटी ने सन की सरफेस पे एक बहुत बड़ा उभार पैदा किया होगा, जो कि यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। लेकिन वो उभार वो कहता है कि बहुत बड़ा था, बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच स्मॉल मैस ऑफ मून रेजेज इन आर ओशंस। लेकिन हमारे सामने जो एग्जांपल्स हैं, पहली बात तो ये कि मून एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, इवन ज़मीन से भी छोटा है, तो उसका मैस भी कम है, ग्रेविटी उसकी कितनी ज़्यादा होगी। दूसरी बात ये कि ज़मीन बहुत छोटी है, उस पर लहरें कितनी बड़ी पैदा हो जाएंगी। लेकिन इमेजिन करें स्टार्स का हुजम। अब स्टार का हुजम जो है वो बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोक कर आपके जहन में एक तख़य्युल पैदा करना चाहूँगा कि लेट्स से एक बहुत बड़ा मिट्टी का गोला है, जिसके हम 100 पार्ट्स कर देते हैं, 100 पार्ट्स कर देते हैं उसके, और एक पार्ट जो है उसको अलग करके बाकी 99 हम दोबारा मर्ज कर देते हैं। तो वो 99 मर्ज हुए हुए जो है ना वो सन है, और बाकी जो एक है उसके मज़ीद हम टुकड़े करके प्लैनेट्स भी बनाएंगे। उन प्लैनेट्स के मून भी होंगे, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हेवनली सोलर सिस्टम में सन के अपने अलावा, वो सारे के सारे उस एक टुकड़े का नतीजा, टुकड़े का हिस्सा है, आप ये कह सकते हैं। तो इतना ज़्यादा मैस सन के पास है, और सन बजाते खुद हमारी गैलेक्सी में कोई इतना बड़ा सितारा नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा बड़े सितारे मौजूद हैं गैलेक्सी के अंदर। तो ये सारी बातें जहन में रखें, और आप देखें कि सूरज की सतह पर जो लहरें बनी होंगी वो कितनी बड़ी होंगी। यहाँ पे सिनोनिम के हवाले से थोड़ा सा रुकते हैं। ब्लाइंडली का सिनोनिम हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। वॉन्डरिंग ब्लाइंडली उसने कहा था पैराग्राफ के शुरू में, साइटलेसली, विदाउट साइट, विदाउट विजन, अनसीइंगली, देखे बगैर।
अंधाधुंध तरीके से मैंने कहा उर्दू में। रेज टाइड्स उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो रेज इसके भी कई हमारे पास सेंसेस हैं। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सेंसेस हैं, 3-4 मतलब तो हमारे उर्दू में भी हम कह देते हैं कि रेज का मतलब एक तो होता है उगाना, रेज क्रॉप्स, रेज चिल्ड्रन भी होता है, बच्चों को पालना, रेज फंड्स, फंड इकट्ठे करना, और फिर यहाँ पे रेज का मतलब उभारना, बुलंद करना। तो इसके कई सेंसेस थे, यहाँ पे जो मोस्ट रेलेवेंट था मैंने सेलेक्ट किया, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट, असेंबल, पुट अप। एंटोनिम्स हैं डिमोलिश और रेज, यानी पैदा करना, उभारना, इस सेंस में लिया गया है यहाँ पर इसको। लिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे लिफ्ट आप देख सकते हैं कि रेलेवेंट नहीं होगा। फॉर्म अभी हमारे पैराग्राफ में आया नहीं है, उसको हम देखेंगे बाद में। यहाँ पे थे हम, बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स, विच टाइड्स मतलब वेव्स, लहरें, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेज इन आर ओशंस। अब ये इसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ कि सूरज की सतह पर लहरें जो हैं वो बहुत बड़ी होंगी। एन इमेंस टाइडल वेव, इमेंस का हम पहले सिनोनिम देख चुके हैं, बहुत बड़ा, ह्यूज, जाइगेंटिक, एनॉर्मस। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन। ट्रेवल्ड मतलब अब ट्रेवल का मतलब ये है कि वो गैसेस हैं, चूँकि फ्लूइड हैं, तो जिस तरफ दूसरा स्टार गया उसी तरफ वो लहर मुड़ती चली गई, ट्रेवल किया उसने सरफेस पे। एट लास्ट फॉर्मिंग, अब ये फॉर्म वो लफ्ज़ है, इसका सिनोनिम हमारे पास आगे मौजूद है। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट। इतना बड़ा एक पहाड़ बन गया ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा पहाड़ था सूरज की सतह पे। तो यहाँ पे फॉर्म तश्कील देना, बनाना, मेक, फैशन, शेप, मॉडल, मोल्ड, फॉर्ज, फाउंड एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं बाकी सिनोनिम। We can hardly imagine it as the cause of the disturbance, cause of the disturbance। disturbance का मतलब यहाँ पर ये है कि अब एक चीज़ अपने यूजुअल पाथ पे चल रही है, उसको अगर आप किसी भी और जगह लेके जाते हैं तो उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सूरज की सतह बिल्कुल हमवार थी, गैसेस थी, चल रही थी, लेकिन उन सरफेस में डिस्टर्बेंस किसने पैदा की? अदर स्टार ने। ठीक है, ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसने पैदा की? दूसरे स्टार के ग्रेविटेशनल पुल ने। जैसे जैसे वो करीब आता चला गया, एज अ कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर। तो वो जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सरफेस पे पहाड़ बना था वो बहुत बड़ा होता चला गया। जितना वो तारा करीब आया उतना पहाड़ बड़ा होता चला गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि दूसरा तारा दूर हटता, its tidal pull had become so powerful that the mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space। दूसरा तारा जब दूर गया, हटा, तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल उस वक्त तक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि वो माउंटेन सूरज की सतह पर जो था वो टूट गया, अपनी सरफेस से अलग हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो टुकड़े खला में बिखर गए। These small pieces have been going round the sun एवर सिंस, उसके बाद से लेकर आज तक वो टुकड़े सूरज के गिर्द हरकत कर रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सैयारे ये टुकड़े हैं बेसिकली, ऑफ विच आर अर्थ इज़ वन, और जिनमें से हमारी ज़मीन भी एक है। तो कुछ सिनोनिम जो रह गए हैं, एक सिनोनिम यहाँ पर सिर्फ मौजूद है हमारे पास, लास्ट वन। डिस्टर्बेंस मैं कह रहा था कि एक परेशानी के सेंस में हम आमतौर पे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं रेलेवेंट नहीं है परेशानी वाला सेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, वी अपोज द न्यू फिलिंग स्टेशन बिकॉज वी आर कंसर्न्ड अबाउट द डिस्टर्बेंस टू लोकल रेजिडेंट्स। लोकल रेजिडेंट्स जिस तरीके से लाइफस्टाइल अपना अपनाए हुए हैं उसमें एक डाइवर्जन आएगी, उसमें एक चेंज आएगा, वो अनवांटेड चेंज होगा। डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रैक्शन, इंटरफेरेंस, बॉदर, ट्रबल, इनकन्वीनियंस एंड सो ऑन हमारे पास मौजूद हैं। तो इसी सेंस में है, देखें आप सूरज की सतह बिल्कुल इस फॉर्म में थी, लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसने पैदा की? अदर स्टार ने। तो ये डिस्टर्बेंस पैदा की, मतलब ये है कि डाइवर्जन है, एक अनयूजुअल इवेंट है, इसलिए इसको हम डिस्टर्बेंस को इस सेंस में लेके जा रहे हैं। तो ये लेक्चर आज का हमारा यहाँ तक ही था, सोलर सिस्टम कैसे वजूद में आया। इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब रीकैप करेंगे तो उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम आंसर भी करेंगे पहले, उसके बाद हम लेक्चर को रिज्यूम करेंगे।
Till then, Allah Hafiz. Feel free to ask any question. If there is any objection, feel free to express it in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.